वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है नाभिक की संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी। अगर मैं नाभिक की संरचना के बारे में बात करें तो 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा स्कैटरिंग यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन के से उन्होंने एक प्रयोग किया। उसकी मदद से पाए कि जो हमारा परमाणु होता है उसका अधिकतर भाग खोखला होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा परमाणु है उसका क्या होता है, अधिकतर भाग खोखला होता है। उसके केंद्र में उपस्थित होता है नाभिक, जिसमें हमारा धनात्मक आवेश पाया जाता है। और जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और उन्होंने पाया कि धनात्मक आवेश पाया जाता है, पर नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 के परास के आसपास होती है, जबकि हमारे परमाणु की त्रिज्या की जो परास होता है 10⁻10 मीटर के आसपास होती है। अलग अलग परमाणु के लिए उसकी त्रिज्या अलग अलग होगी। पर उन्होंने क्या किया, नाभिक के आकार के बारे में बताया। जो नाभिक होता है उसका जो आकार है उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा नाभिक है, उसकी जो त्रिज्या होगी r, वो होगी r = r0। और जो नाभिक है उसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार के घात की 1/3 के बराबर होगा। अब यहाँ जो और नॉट है इसको बोला गया, देखिए यहाँ पे r0 सभी नाभिकों के लिए अनुभाविक नियतांक होता है, जिसका मान जो होता है 1.2 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1.2 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ बात करते हैं, और 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी, यानी 1 फर्मी हमारा होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अलग अलग जो परमाणु होंगे उनका नाभिक का अलग अलग परमाणु का परमाणु भार अलग अलग होगा, लेकिन जो उसकी नाभिक की त्रिज्या होगी वो भी तो अलग अलग होगी, क्योंकि उसके परमाणु भार पे ये निर्भर करता है। जबकि अगर मैं बात करूं, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 की कोटि का होता है, पर जबकि परमाणु का जो आकार होता है 10⁻10 मीटर का कोटि का होता है। अतः नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की त्रिज्या का लगभग, देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या के लगभग 10⁵5 गुना कम होता है, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा होता है। 10⁵5 बहुत ज्यादा होता है, 10,000 गुना क्या होता है, छोटा होता है। अतः परंतु परमाणु का 99.9% जो उसका द्रव्यमान होता है ना, उसके नाभिक में स्थित होता है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है कि हमारे पास नाभिक है 13x27, इसकी क्या होगी, परमाणु की इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, r0 × a⁻1/3। इसका मतलब क्या होगी, r0 कितना होता है, 1.2 10⁻⁻15 होता है। ए कितना दिया है इसका परमाणु भार 27 है, 27⁻1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2 10⁻⁻15 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3⁻³ इंटू 1/3। ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया हमारा, कट गया, बचा 1.2 इंटू 3 10⁻⁻15। तो यहाँ से जो हमारा आया है 3.6 10⁻⁻15 मीटर आ गई इसकी नाभिक की त्रिज्या। इस तरीके से हम त्रिज्या की गणना कर लेंगे। आगे बात करते हैं नाभिक की आकृति। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर शेप के बारे में, तो जो समस्त सभी नाभिक का जो आकार होता है वो गोली होता है, परंतु भारी तत्वों के नाभिक का आकार दीर्घाक्ष गोलाभ होता है, ध्यान रखिएगा, के रूप में होता है। सभी तत्वों के नाभिक का आकार में विरूपण अति सूक्ष्म लगभग 10% होता है। अतः सभी नाभिक का आकार लगभग गोलीय ही माना जा सकता है या माना जाता है। अब बात करते हैं नाभिक के घनत्व के बारे में। अब देखिए घनत्व कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक नाभिक है, चलिए यहाँ देखिए त्रिज्या क्या है, इसकी r है, इसका जो कुल भार होगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो अगर मुझे इसकी निकालनी हो क्या, इसकी अगर घनत्व निकाल रहा हूँ, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान कितना होगा, A/आयतन, आयतन कितना होता है 4/3 πr³, ये तो होता है हमारा आयतन। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसका जो घनत्व है वो A कुल द्रव्यमान अपान 4/3 πr³ रखेंगे, r0 a⁻1/3 का क्यूब। यहाँ देखिए हमारा जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, r0 a⁻1/3 के बराबर होता है। अब यहाँ निकालते हैं जो इसका घनत्व आता है वो A/4/3 πr0 का क्यूब, a⁻1/3 है ना, का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3/3 हो जाएगा, तो यहाँ घट जाएगा, 1 बचेगा, तो जो घनत्व आ जाएगा, सॉरी कट जाएगा, तो हमारा जो घनत्व आएगा A/4/3 πr0 का क्यूब इंटू ए से हमारा a कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3/4, यहाँ से देखें 3/4 πr0 की पावर 3, यानी
सभी नाभिक के जो घनत्व होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि वो इस बात पे निर्भर ही नहीं करें कि उसका परमाणु क्रमांक कितना, सॉरी परमाणु भार कितना है। तो यानी जो घनत्व आते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आता है, इसकी वैल्यू आती है 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप समझिए अगर इतना घनत्व वाले हमारे पास दो, मतलब थोड़ी इतनी ही त्रिज्या का, अगर इतनी ही त्रिज्या का हमारे पास कोई पदार्थ मिल जाए तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो धरती के द्रव्यमान के आसपास हो जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा घनत्व होता है। अब यहाँ पे तो यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो गया कि जो सभी नाभिक है, चाहे वो हाइड्रोजन का नाभिक हो, चाहे हीलियम का, चाहे क्लोरीन का, चाहे आर्गन का, सबके नाभिक का जो घनत्व होता है वो बराबर होता है। कितना होता है? 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। आगे बात करते हैं नाभिक की संरचना। अब देखिए प्रत्येक नाभिक के अनेक प्रयोगों के आधार पर यह माना जाता है कि नाभिक में दो मूल प्रकार के कण होते हैं, एक धनावेशित प्रोटॉन होता है, एक अनावेशित न्यूट्रॉन। हमको पता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को मिलकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन। इन दोनों कणों को एक साथ बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में दोष। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में दोष, देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के मुख्य दोष हैं, एक एक दोष देख लेते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक जितने सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 कोटिका में सीमित हो तो उसकी ऊर्जा जो है 10⁻2 या बोलते हैं 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटिका होना चाहिए, परंतु रेडियो एक्टिव परमाणु से उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों की ऊर्जा बहुत कम होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब दूसरी की बात करते हैं, यदि यह माना जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते तो नाभिक में का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं होना चाहिए, परंतु नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1/1000वां भाग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया, यदि यह माना जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो नाभिक का कोणीय संवेग प्रयोग द्वारा प्राप्त कोणीय संवेग से भिन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। आइए बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। यानी नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता वो भी हमने देख लिया, किस रीजन से हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है व इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अर्थात यह विद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में के चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस परिकल्पना द्वारा हीलियम के नाभिक 2He4 की संरचना को भिन्न प्रकार समझाया जाता है। निम्नलिखित या बोल सकते भिन्न प्रकार से समझाया जा सकता है। अब बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक। अब जो हमारा किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास एक परमाणु है, चलिए मैं परमाणु की बात करता हूं। ये हमारे पास एक दिया है 11 सोडियम 23, इसका मतलब इसके क्या है 11 इसके अंदर प्रोटॉन है, ये हमारा ए होता है यानी परमाणु भार। इसमें क्या होता है 13 यानी 12 जो है न्यूट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होता है कक्षा में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा में कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई उदासीन हमारे पास परमाणु है, ध्यान रखिए उदासीन परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। और यही बराबर होता है किसके, संख्या के बराबर, यही बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यानी किसी नाभिक में कितना प्रोटॉन है उसकी संख्या क्या होती है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। उदासीन के लिए इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, पर अगर कोई आयनित हमारा परमाणु है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, उसका परमाणु क्रमांक
उसमें उपस्थित, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या बोलते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ये तभी है परमाणु क्रमांक जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तभी बोल सकते हैं जब हमारा परमाणु उदासीन हो। अगर उदासीन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक Z से दिखाते हैं, ये होगा परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो सम है, जोड़, उसके बराबर होता है। तो यानी बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो हमारे पास जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको ए से दिखाते हैं, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इस प्रकार से किसी एटम को, इस तरीके से किसी नाभिक को, नाभिक छोड़ते हैं, बात करते हैं परमाणु। अगर हमारे पास तो x परमाणु है तो उसका z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और a क्या है, परमाणु भार, उसको XZA से लिखते हैं। अब बात करते हैं नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक व न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर नाभिक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही तत्वों के परमाणु जिनमें नाभिक में परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे समझो हमारे पास कार्बन 612 भी है, 6 कार्बन 14 भी है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 ना, यानी प्रोटॉन कितने होंगे, 6। इसमें भी कितने परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, यानी Z क्या है इसका, दोनों का 6 है। पर देखिए ए क्या होता है, हमारा होता है परमाणु भार ए क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन, इसमें क्या Z, इसमें ए हमारा क्या है, परमाणु भार 12 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो यहां से न्यूट्रॉन 6 आ गए। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं, 6 है ना, जबकि ए क्या है इसका, ए इसका 14 है, तो यानी ए इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए कितना आ गया हमारा, 14 आ गया, प्रोटॉन क्या है 6 है, प्लस न्यूट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। यानी परमाणु क्रमांक तो बराबर है, सेम है, पर परमाणु भार अलग अलग अगर होंगे तो उन्हें बोलेंगे क्या, समस्थानिक। अब बात करते हैं समस्थानिक, यहाँ पे कही दिए गए हैं, क्लोरीन C35 यानी क्लोरीन C37, लिथियम का 3 लिथियम 6 3 लिथियम 7, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1 1H2 1H3, ऑक्सीजन का 8 ऑक्सीजन 16 8 ऑक्सीजन 17 8 ऑक्सीजन 18। इस तरीके से क्या है हमारे पास सबका, देखिए परमाणु क्रमांक सेम है इन दोनों का, पर परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, परमाणु भार अलग अलग है, ये क्या है, समस्थानिक है। आइए बात करते हैं समस्थानिक की विशेषता, यानी जो हमारे समस्थानिक इनकी विशेषता क्या है। समस्थानिक के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक ही तत्वों के सभी समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी जो आवर्त सारणी है हमारा में एक ही स्थान पाते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी जो हमारा बनाया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, तो यानी तब में क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक का द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, दोनों का क्या होता है हमारा, हमने देखा है उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। सब सॉरी, बात करते हैं एक ही तत्व के सभी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन विन्यास, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है इसका मतलब क्या, उनका रासायनिक गुण भी समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने के कारण भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व का समस्थानिकों की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रासायनिक गुण तो समान है, तो उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं रासायनिक गुण के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं संभारिक। संभारिक का मतलब ऐसा है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार बराबर हों पर परमाणु क्रमांक अलग अलग। यहाँ बात करते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की संख्या यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या की कुल संख्या समान होती है, संभारिक कहलाता है। देखिए संभारिक नाभिकों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संभारिक नाभिकों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या भी समान होती है। संभारिक तत्वों के नाभिक के परमाणु क्रमांक का भिन्न भिन्न होना यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों का समान भार वाले परमाणु होते हैं, अतः आवर्त सारणी में इनका भिन्न भिन्न स्थान होता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का 1s3 है और हीलियम का 2s3 है। दोनों को देखिए परमाणु भार बराबर है पर परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग है।
अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो ऑक्सीजन 17 भी होता है, फ्लोरीन 17 भी होता है, यानी इनका क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर है पर इनका परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग है। अगर मैं बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन के, तो इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है पर परमाणु भार क्या है, बराबर है। ये क्या होंगे, समभारिक होंगे एक दूसरे के। अब बात करते हैं संभारिक की विशेषताएं। तो समभारिकों की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, अगर इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि रासायनिक जो है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होंगे, तो और इनका जो है रासायनिक गुण जो भी वो भी अलग अलग होंगे। पर इनके ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो भौतिक गुण है, अगर मैं बात करूं संभारिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है लेकिन उनका योग समान होता है। तो अगर हम बात करें भौतिक गुण को यहाँ पे नहीं बोल सकते, बट ये है कि रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि इनके क्या है, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। चलिए आगे बात करते हैं सब न्यूट्रॉनिक। यहां ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन होता है A-Z इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी A-Z। इसका मतलब परमाणु भार जो हमारा है माइनस जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु व नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें इनमें परमाणु क्रमांक Z व परमाणु द्रव्यमान A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, पर Z माइनस A यानी A-Z क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी न्यूट्रॉनिक संख्या क्या होगी, समान होगी। आइए बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमारे पास क्या है, देखिए 1H3 है, इसमें देखो क्या है, हमारा A क्या है, 3 है, और Z क्या है, हमारा 1 है, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A हमारा होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, A हमारा 3 है, प्रोटॉन कितना 1 है प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या उदाहरण दिया गया, इसके साथ क्या है 2He4, यहाँ पे देखिए क्या, A हमारा 4 है जबकि हमारा Z क्या है, 2 है, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 2 हो गई। तो हमारा A क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ना, A हमारा 4 हो गया, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2 प्लस N, तो N कितना हो गया हमारा, 2 आ गया, यानी इन देखिए दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। इस तरीके से ये हमारे क्या उदाहरण दिए गए हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, यानी सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। मूल कण तथा प्रतिकण, यानी हमारे पास मूल कण कितने हैं तथा प्रतिकण कितने हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो वे कण जिनका निर्माण अन्य कणों से नहीं होता है मूल कण कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। यदि दो कण परस्पर मिलने पर एक दूसरे का पूर्ण विनाश कर देते हैं तो उनमें से एक कण जिसका दूसरे कण का प्रतिकण या एंटीकण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है वो क्या है, पॉजिट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान क्या होता है, पॉजिट्रॉन का होता है। द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है, पर ध्यान रखिएगा इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे अगर हमारे पास धनात्मक चार्ज है, इस पे ऋणात्मक चार्ज होता है, उतना ही इस पे क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है, इसलिए दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। यहाँ पे बात करते हैं मुख्य मूल कणों के नाम एवं गुण, अब देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, फोटोन है, इसका क्या होता है, एंटी फोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की तुलना में द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के जो द्रव्यमान की तुलना है वो 0 है। एक बार सारणी को समझ लेते हैं, सारणी में क्या दिया है, कण के बारे में दिया गया है, उसका प्रतिकण क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना करेंगे कि उसका जिनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के आसपास है कि नहीं है। औसत आयु सेकंड में, अगर मैं बात करूं फोटॉन जो है ना वो क्या होता है, उसका प्रतिकण क्या होता है, एंटी फोटॉन, और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष क्या होता है, 0 होता है, और औसत आयु सेकंड में क्या होता है, हमारा अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, इनकी तुलना क्या, द्रव्यमान दोनों के बराबर होते हैं, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा, यानी 1 होगा, ये भी हमारे क्या अस्थायी। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का क्या होता है, एंटीकण, प्रतिकण जो है वो एंटी प्रोटॉन होता है, और एंटी प्रोटॉन जो आवेश होता है ना, इतना आवेश इस पे होता है उतना ही इस पे आवेश होता है, पर इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि इनका जो द्रव्यमान होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इनका जो द्रव्यमान होता है ना वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष जो है 1839 गुना ज्यादा होता है, और ये भी अस्थायी होता है, ये हमारा क्या 1010 जो है औसत इतना सेकंड होती है। न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसका द्रव्यमान 0 होता है, अस्थायी है। अगर मैं बात करूं पाई मेसान क्या होता है, देखिए पाई मेसान और पाई मेसान इनका क्या होता है 274, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 274 गुना ज्यादा होता है इसका द्रव्यमान, और इसे जो टाइम होता है ना बहुत कम होता है,
2.6 10⁻⁸ सेकंड। अब आता म्यूसॉन या म्यूसॉन, देखिए यहाँ पे एक डैश लगाया गया है, यहाँ पे 7 में लिखा गया है, ये अंतर है इसमें। इसको म्यू प्लस से दिखाया जाता है, इसको म्यू माइनस से दिखाया जाता है। इसका 207, इसका इलेक्ट्रॉन के दरमियान के सापेक्ष इसका दरमियान 207 है, यानी 207 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के दरमियान से। और इसका टाइम क्या होता है 2.2 माइक्रो सेकेंड, इसका जो है औसत काल होता है, जीवन काल। आइए आगे बात करते हैं नाभिकीय बल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं नाभिकीय बल के बारे में। जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है यानी नाभिकीय बल, और नाभिक के अंदर जो उपस्थित हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर बल, यानी हमारा नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स यानी हमारा नाभिकीय बल। तो पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे न्यूक्लियस की यानी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, उसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी जो नाभिकीय बल का परास है वो है 10⁻⁻15, जबकि प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी वैद्युत बल है। पर ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियर बल जो होता है ना, यानी नाभिकीय बल जो हमारा है वो विद्युत बल से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इनके बीच भी आकर्षण बल लगता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल लगते हैं। कहानी ऐसी है कि अगर हमारे न्यूट्रॉन एक निश्चित दूरी से अगर ज्यादा दूरी पे गए तो इनके बीच कैसा बल लगने लगेगा, आकर्षण बल लगने लगेगा। अगर एक निश्चित दूरी से कम दूरी पे आ गए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ताकि वो इस निश्चित दूरी पे दोबारा आ पाए। आइए बात करते हैं नाभिकीय बल से संबंधित निम्नलिखित तथ्य। अब देखिए, पहला हमारा क्या है, नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आकर्षण होती है। अगला हमारा है कि नाभिकीय बल का जो परास होता है 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी पर यह बल नगण्य हो जाता है। अगर उससे कम दूरी है तो ही ये नाभिकीय बल हमारा समझ में आता है। अब बात करें, नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होता है। 2 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर नाभिक विद्युत बल की तुलना में 100 गुना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ इस दूरी के बारे में बात करूँ तो इस दूरी के में जो नाभिकीय बल होता है वो हमारा वैद्युत बल से 100 गुना ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है, 0.5 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर प्रतिकर्षण हो जाती है। अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे क्या था, आकर्षण प्रकृति का, पर ऐसा नहीं है, दोनों प्रकृति पाई जाती है। अगर एक दूरी से कम दूरी उनके बीच हुई तो उनके बीच प्रतिकर्षण, और जो एक निश्चित दूरी है अगर उससे ज़्यादा दूरी हुई तो आकर्षण बल लगता है। बात करते हैं नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होता है, अतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य एक समान रूप से लगता है। नाभिकीय बल की इस प्रकृति के कारण इसको बोलते हैं, के कारण ही हमारा क्या होता है, नाभिक अस्थायी होता है। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात है नाभिकीय बल जो है न्यूक्लियस के चक्कर की दिशा पर आश्रित होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला हमारा है नाभिकीय बल अवबल अगुरुत्वीय बल है। यदि न्यूक्लियॉन्स के बीच परिकलन किया जाए तो आवश्यक आकर्षण बलों के में का केवल 10⁻⁻40वां भाग होता है। अब बात करते हैं आगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखिए क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी नाभिक जो अस्थायी है तो क्या करते हो, अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए कुछ जो है विकिरण इमिट करता है, यानी विकिरण छोड़ता है, और विकिरण छोड़ के क्या करता है, वो अस्थायित्व को प्राप्त करता है। अगर मैं रेडियो एक्टिविटी की बात करूं तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरेल ने 1896 में देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवणों के कुछ अदृश्य किरणें अपने आप से निकलती हैं जो अपारदर्शी पदार्थ के में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं, जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रवाहित कर देती है। इस विकिरण को बेकुरेल विकिरण या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। बेकुरेल किरणें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी यानी इसकी जो खोज जो है वो कौन किया था, बेकुरेल ने ही किया था। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अपने आप ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। तो यानी जो बेकुरेल ने देखा कि जो इनका यूरेनियम है वो क्या कर रहा है, वो विकिरण यहाँ पे छोड़ रहा है,
और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विकिरण छोड़ रहा है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ और इस गुण को बोलते हैं रेडियो एक्टिविता। अब बात करते हैं आगे। अब देखो इसके लिए क्या हुआ था कि अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिव रेडियम की खोज के लिए 1803 में पियरे क्यूरी तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकिरण के निकलते रहने एक नाभिकीय प्रक्रिया है तथा इनके उत्सर्जन पर बाह्य कारणों जैसे ताप, दाब, स्थान आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस अगर कोई हमारा नाभिक रेडियो एक्टिव है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो अस्थाई नहीं है, वो एक विकिरण उत्सर्जित करके क्या बनता है? अस्थाई बन जाता है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव कीड़ों के प्रकार एवं प्रकृति। देखिए हमारे पास जो रेडियो एक्टिव कीड़ों के बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, जो हमारे पास है सिर्फ 3 प्रकार के कीड़े हम बात करेंगे। एक हमारा गामा किरण होती है, एक हमारा होता है अल्फा, एक हमारा होता है बीटा। तो इस 3 प्रकार के किरणें जो है, बीटा हमारा जो है, अल्फा हमारा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा हमारा क्या होता है? उदासीन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये 3 प्रकार के जो है कीड़े कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है। अब बात करते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं कि जो रेडियो एक्टिव कीड़े हैं, अल्फा कीड़े, गामा, बीटा कीड़े और गामा कीड़े, इनको समझेंगे कैसे। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, तो देखा जो कीड़े जो है, जो कीड़े पॉजिटिव यानी धनात्मक प्लेट पे की ओर मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, नहीं सॉरी, जो धनात्मक की तरफ मुड़ेंगे उनको बोलेंगे बीटा। यानी ये हमारा क्या है? ऋणात्मक है। बीटा का जो है ऋण आवेश होता है, और जो हमारा ऋणात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाता है वो हमारा क्या होता है? अल्फा, यानी ये हमारा धनावेश है। जो हमारा अल्फा है वो हीलियम का नाभिक होता है, यानी इसको अल्फा को हम लोग 2He4 भी लिखते हैं, क्योंकि हीलियम का जो नाभिक होता है वही हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। तीसरा जो उदासीन होता है उसको बोलते हैं गामा। अब बात करते हैं, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र में हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा? हमारा जो गामा किरणें हैं वो बिना अपने डायरेक्शन को, अपनी दिशा को चेंज किए हुए निकल जाती है, जबकि बीटा और अल्फा क्या होते हैं? अपने उस क्षेत्र में मुड़ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिव विकिरण के गुण। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव विकिरण आए हैं, पहले से अल्फा हमारा आ गया, बीटा और गामा, इन सबके गुण एक एक करके देखेंगे। तो अल्फा किरण जो होता है वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि इस पे आवेश होता है, जिससे विक्षेप की दिशा से ज्ञात किया जा सकता है। यह धनावेश कण होता है तथा बीटा कण की अपेक्षा इसका विक्षेप कम होता है, यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। हमें पता चलता है कि अल्फा कण बीटा कण की अपेक्षा अधिक भारी होता है। दूसरा हमारा है, एक कण शरीर में इसको झुलसा देते हैं, अतः यह अत्यंत हानिकारक है। हमने कहा कि जो परमाणु बम वगैरह होता है उससे ही 3 विकिरण निकलते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। बात करते हैं अल्फा कण सोने या अभ्रक की पतली पन्नी में से गुजरने पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण छोटे कण से प्रकीर्णित होते हैं, परंतु कुछ बड़े कणों से भी प्रकीर्णित होते हैं। अब बात करते हैं और भी इनके बाद, जो हमारे पास अल्फा कण है वो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है? पर प्रभाव डालता है, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट से जाएगा तो उसको क्या करेगा? काला कर देगा। अब बात करते हैं पदार्थ द्वारा रोके जाने पर उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि अगर किसी से रोका जाएगा तो क्या होगा? अपनी गति कम करेगा। जो उसके पास गतिज ऊर्जा है वो क्या करेगा? उसको दे देगा, और उससे क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। समान ताप और दाब पर अल्फा कण द्वारा वायु में चली गई वह दूरी जहां तक चलकर अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता शून्य हो जाती है, अल्फा कण का परास कहलाता है। पर अल्फा कण जो है हमारा का आयनीकरण क्षमता बीटा कण की अपेक्षा 100 गुना तथा गामा कीड़ों की अपेक्षा 10,000 गुना होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा होता है, इस पर आवेश भी ज़्यादा होता है। अल्फा कणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम का 1 मिमी मोटी चादर, 1 mm की जो मोटी चादर है ही अगर मैं अल्फा कण की बात करूं तो अल्फा कण को 1 मिमी का, हमारे पास 1 मिमी साइज का जो हमारे पास एल्युमिनियम की अगर कोई प्लेट है तो इसको ये भेद नहीं सकती। इसकी भेदन क्षमता बीटा कण की अपेक्षा बीटा कण से लगभग 100 गुना कम है और गामा किरण से 10,000 गुना कम है।
यानी अगर मैं भेदन क्षमता की बात करूँ, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी? गामा की हो गई, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। तो जो बीटा है ना वो 100 गुना ज़्यादा भेदन क्षमता रखती है अल्फा से। आइए अब बात करते हैं इसके बारे में और भी कुछ है अल्फा कण की अपनी गुण, तो एक एक करके देख लेते हैं। अपने अत्यधिक वेग के कारण एक कण नाभिक पर बमबारी करने पर एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित करने के में प्रयुक्त होते हैं। इसी गुण के आधार पर रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया था। हमने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे हैं जहां पे अल्फा कण की बमबारी करके हम क्या करते हैं, एक ही न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में बदल देते हैं। अब बात करें समान ताप व दाब पर अल्फा कण में वायु के परास रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह परास का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है, निर्भर करती है। और इस परास का जो परास है ना वो क्या करता है, पदार्थ के हर पदार्थ के लिए नियत होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होता है। अभी हमने आपको बताया था अल्फा कण क्या होता है, हमारा हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे 2He4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पर आवेश अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन है, कितना आवेश हो जाएगा, 2 × 1.6 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा आपका 3.2 10 की पावर -19 कूलम। इसमें इतना आवेश पाया जाता है। अब बात करें कूलम आवेश होता है और द्रव्यमान जो होता है इतना होता है। इन द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना इसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल के बारे में। तो जो हमारा बीटा पार्टिकल होता है वो रेडा आवेश होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। तो -1.6 10 की पावर -19 कूलम इस पे आवेश होता है। अब बात करते हैं वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। यह परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा, नाभिक के अंदर से निकलते हैं। हाँ, इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बात करते हैं बीटा कण के का विक्षेप जो है अल्फा कण से ज्यादा होता है, विक्षेप ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि जो बीटा कण है उसका द्रव्यमान जो है अल्फा कण से कम है। अब बात करते हैं इसकी भेदन क्षमता के बारे में। तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा किरणों से 100 गुना ज्यादा होती है। आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक गैसों को आयनीकरण कर देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तीव्र इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गैसों से जब टकराएगा तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। तो अब इसकी जो आयनीकरण क्षमता है वो अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता से क्या होता है, 100 गुना कम होती है क्योंकि अल्फा कण पे ज्यादा आवेश होता है। अब बात करते हैं लेकिन गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता से ये 100 गुना अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रदीप्त उत्पन्न करती है। प्रदीप्त उत्पन्न मतलब है कि वहां पे स्पार्क यानी लाइटिंग जनरेट करती है। बात करते हैं बीटा कण द्वारा समान ताप व दाब पर वायु में तय की गई दूरी को परास अल्फा कणों के अपेक्षा अधिक होती है। यानी ये अगर वहाँ वायु में इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए एक अल्फा और एक बीटा पार्टिकल को, तो बीटा पार्टिकल ज्यादा दूर तक दूरी तय करेगा। बात करते हैं एक फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा कण की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। अब बात करते हैं एक कण उच्च गलनांक वाले धातुओं पर डालने पर क्या करता है, एक्स रे उत्पन्न करता है। आगे बात करते हैं गामा किरणों के गुण के बारे में। गामा किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट क्या होता है, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य का मान बहुत कम होता है। तो अगर मैं गामा किरणों की बात करूं तो गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता है, तो ये विक्षेपी या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित नहीं होता है। इसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। एक किरणें गैसों को आयनीकृत करती हैं परंतु इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फा की अपेक्षा 10,000 गुना कम होती है, जबकि बीटा के तुलना में 100 गुना कम होता है। अब बात करते हैं गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो अल्फा और बीटा किरणों से बहुत ज्यादा है और ये 30 mm की जो मोटी चादर है किसकी, एल्युमिनियम की, उसको भी भेद सकता है। यह प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरे की तरह गामा किरणों भी क्रिस्टल से विवर्तित होती है। इनके दो जो हमारे पास एक्स किरणें हैं और जो गामा किरणें हैं दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और ये क्या उत्पन्न करती हैं, विवर्तन उत्पन्न करती हैं। गामा किरणों का स्पेक्ट्रम रेखीय विरक्त स्पेक्ट्रम होता है, इससे ऊर्जा स्तरों का विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं गामा किरणें जो है पदार्थ द्वारा अवशोषित होकर युग्म उत्पादन की घटना को जन्म देती हैं। जब कोई गामा किरणें फोटॉन पदार्थ के किसी नाभिक से टकराता है तो क्या करता है, इससे संपूर्ण ऊर्जा
से एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। देखिए गामा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस बीटा, और क्या उत्पन्न करता है, एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं बीटा प्लस से, यानी इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस उत्पन्न करता है। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि इसका जो हमारा गामा किरणें हैं अगर किसी टकराएंगे तो अपनी पूरा ऊर्जा देके क्या करेंगे, गामा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गामा हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा की उत्पत्ति होती है, तथा गामा किरणों का स्वयं का अस्तित्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। HNO मतलब क्या होता है कि उसकी ऊर्जा को दिखाया गया है गामा किरणों को, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके आगे। जितना कुछ हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है वही सब एक सारणी में यहाँ पे एक ही साथ दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ गुण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा के बारे में, मैं बात करूँ प्रकृति के, तो हमारा धनावेश होता है, ऋणावेशित और उदासीन होता है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, और ये होता क्या है, खुद एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बात करते हैं आवेश के बारे में, तो इस पे आवेश होता है अल्फा कण पे 3.2 10⁻⁻19 कूलम, यानी हमारे पास 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे आवेश होता है धनात्मक, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश होता है, और एक उदासीन होता है। बात करते हैं विराम द्रव्यमान के बारे में, तो विराम द्रव्यमान जो होता है अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जबकि बीटा कण के पास क्या इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान होता है, और इसका जो है रुका हुआ द्रव्यमान 0 होता है। अब बात करते हैं वेग के बारे में। देखिए यहाँ पे वेग देखिए, ये होता है 1.4 10⁻7 से 2.2 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 2.9 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि इसका होता है प्रकाश की चाल के बराबर है। अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, तो इसकी ऊर्जा कम होती है, इसका अधिक होती है, इसका सर्वाधिक होती है, बहुत ज्यादा इसके पास ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं आयनीकरण क्षमता, तो जो इसकी आयनीकरण क्षमता है ये क्या होती है, इसका जो है 100 गुना होता है बीटा से, और 10,000 गुना होता है गामा से। इसका क्या होता है, इसका 100 गुना होता है गामा से, इसका क्या होता है सबसे कम होता है। अब बात करते हैं भेदन क्षमता, सबसे कम अल्फा का होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसके बाद इसका होता है, और जो बीटा होता है, बीटा का जो भेदन क्षमता होता है 100 गुना ज्यादा होता है किससे, अल्फा से, और इसका होता है सर्वाधिक, बहुत ज्यादा होता है, 30 सेंटीमीटर एल्युमिनियम की मोटी चादर को भी भेदने की क्षमता इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं और भी फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, सबसे कम, अधिक और सबसे अधिक। बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव, जो हमारा अल्फा कण है ना, वो जिस दिशा में विक्षेपित होगा उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, बीटा कण विक्षेपित होता है, क्योंकि हमारे पास इस पे धनात्मक आवेश होता है, इस पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, पर ये विक्षेपित नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई भी आवेश नहीं होता है। आइए बात करते हैं ऊर्जा स्पेक्ट्रम का, रेखीय और विविक्त, सतत और रेखीय विविक्त। ये इसका क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। बात करते हैं द्रव्य में अन्योन क्रिया, ये क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है और ये भी उत्पन्न करता है, जबकि ये क्या करता है, एक गामा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक युग्म उत्पन्न करता है, जो हमने देखा था HNO, यानी जो गामा की ऊर्जा है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल जाती है। प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन जो पॉजिट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये हमारा आर्टिकल यहीं तक।